Hello, class 10th student. Welcome in Success Point Coaching Center online classes. It is my first video, and today topic is chemistry, chapter number first. So let us discuss about chapter number first. Name is chemical reaction and equation. तो बच्चों ये वीडियो मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बनाया है। तो चैप्टर के बारे में सबसे पहले तो हम समझेंगे इसके नेम के बारे में, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। स्टार्टिंग होती है बच्चों चेंजेस से। तो सभी लोगों को मालूम है बेटा चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस का हिंदी में कहते हैं बदलाव। हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि दूध का दही बन जाना, ठीक है ना, और कागज़ का जल जाना, बर्फ़ का पिघल जाना, ठीक, और इसी तरह से वाटर का वेपर बन जाना। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है बच्चों कि कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाते हैं जिस फॉर्म से वो चेंज हुए हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ आइस का। आइस मेल्ट होकर के वाटर बन जाती है और वाटर दोबारा से अगर फ्रीज कर दिया जाए तो आइस में बन जाता है। केवल उसका फिजिकल रूप या फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह के जो चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। और जो दूसरे तरह के चेंज होते हैं जिनमें परमानेंट बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि पेपर बर्न हो गया या दूध का दही बन गया, तो इस प्रकार के चेंज हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। इन चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन भी मिल जाता है कभी कभी, कुछ आपको चेंजेस दिए गए होंगे और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो कुछ केमिकल चेंज केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यहाँ पर दिए भी गए हैं, जैसे कि एक मैग्नीशियम वायर को यहाँ पर बर्न किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो वेन एवर एनी मेटल्स बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन वी मस्ट टू ऑलवेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हमेशा हम ऑक्सीजन से रिएक्शन दिखाते हैं जब भी किसी मेटल को हम बर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम मैग्नीशियम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा एक एक्टिविटी दिया है लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस। इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। एक्वस में होता है, यानी कि लिक्विड में है। पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस स्टेट में है आपका। दोनों को ही हम जब मिक्स करते हैं तो हमें PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। अब बच्चों बात यहाँ पर आती है, ये प्रेसिपिटेट एक नया वर्ड आ गया, ये क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन आप यूँ भी कह सकते हैं, द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन विच इज सेटल डाउन ऑन द बॉटम, इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो घुलता नहीं है और तली में बैठ जाता है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जो सॉल्यूशन होगा ऊपर उस वो आपका KNO3 का सॉल्यूशन होगा, एक्वस करके लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। यहाँ पर ये भी आपका केमिकल चेंज में ही आएगा। तीसरी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, जिंक और H2SO4 डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया है। यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इन कुछ एग्जाम्पल से हम पता कर सकते हैं या ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, जो जहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 चेंजेस और 2 फॉर्मेशन बताए हैं। नंबर एक चेंजेस के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। नंबर 1 इज चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड देयर आर 2 फॉर्मेशन या एवोल्यूशन बोल सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड एवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कलर में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि हमारा केमिकल चेंज हो रहा है। तो केमिकल चेंजेस को एक इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं और इन केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हार्ड लेटर में लिखी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शंस क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। बेटा एक और ख़ास बात ध्यान देने की है कि जो बनाते हैं, जो रिएक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एज ए प्रोडक्ट हमें एज ए रिज़ल्ट प्राप्त होते हैं सब्सटेंस, उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। एक और केमिस्ट्री की यहाँ पर स्टार्टिंग की बात सुन लीजिएगा कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की भी वही प्रॉपर्टी हो। फॉर दैट एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दूँ, हाइड्रोजन इज़ वेरी इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन इज़ हेल्पफुल टू बर्निंग एनी सब्सटेंस, बट whenever we mix each other, then as a result we get H2O, and H2O तो बिल्कुल ही एक आग का विरोधी है, अपोजिट है। आग और पानी कभी साथ साथ हो ही नहीं सकते। तो मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही फ्रेंडली हैं फायर के, लेकिन एज ए रिज़ल्ट हमें H2O मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी हो वही आपकी प्रॉपर्टी हो जाए प्रोडक्ट की। यहाँ पर भी देखिएगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ बेसिक इन नेचर, और HCl एक एसिड में दिया है, और प्रोडक्ट में हमें NaCl सॉल्ट मिला है, और वाटर एज ए न्यूट्रल मिला है। ठीक है, तो ये आपके एसिड ने और बेस ने दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी खो दी हैं प्रोडक्ट में आकर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने पहले वाले में एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ठीक है, अगर इस तरह से हम लेटर्स में लिखते हैं तो इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड इक्वेशन। अगर अब इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी कुछ लेंदी हो जाएगा प्रोसेस लिखने का, इसलिए हम वर्ड इक्वेशन में ना लिख करके इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, सिंबल्स के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारी आप केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि मैंने लिखा है Mg + O2 = MgO। अभी हमने 2 Mg नहीं बोला है क्योंकि ये हमारा बैलेंसिंग के दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के सिंबल्स यूज किए हैं, जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए थे। मैग्नीशियम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई Mg एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई O2। तो Mg + O2 = MgO। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूप में MgO मिला है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का। ये हमारा वर्ड इक्वेशन है जिसमें हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। और इसको जब हम केमिकल इक्वेशंस के रूप में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो AgNO3 + NaCl, और Ag हमारा Cl पार्ट के साथ मिल जाएगा तो AgCl बन जाएगा, और बचा हुआ उधर से Na और इधर से NO3 मिलकर के NaNO3 एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट लिखा होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो इक्वल के राइट हैंड साइड में आ रहा होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से लिखे जाएंगे? तो पहला ही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। द सिंबल फॉर्मूला ऑफ वेरियस रिएक्टेंट आर सेपरेटेड बाई प्लस साइन। ठीक है ना, जो भी आपके रिएक्टेंट हैं अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम उनको सेपरेट करते हैं प्लस साइन के द्वारा, और जो प्रोडक्ट हमारे अगर 2 से ज़्यादा बन रहे हैं या 2 बन रहे हैं तो उनको भी सेपरेट किया जाता है प्लस साइन के द्वारा। और एक एरो जो है ना वो इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रखा जाता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल से यहाँ पर दिखाया गया है कि देखिएगा Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली जो प्लस साइन है Zn और H2SO4 के बीच में, इसका मतलब है कि यहाँ ये Zn जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से। इक्वल का साइन दोनों को सेपरेट कर रहा है, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट साइड में प्लस लगा हुआ है वो ये बता रहा है कि ZnSO4 के साथ साथ हाइड्रोजन भी बन रही है गैस।
ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल्स फॉर ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मैन देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट है इट मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन में केमिकल चेंज का होना जरूरी है। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव केमिकल फार्मूला और सिंबल। सारे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने केमिकल जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं वे फार्मूला और सिंबल के ही रूप में होने चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों की ऑक्सीजन को आपने O2 से रिप्रेजेंट किया और हाइड्रोजन के लिए आपने HYDROGEN लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वे आपके दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। जैसे रिएक्टेंट में अगर एटम ऑक्सीजन के 3 हैं या 2 हैं तो उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के होने चाहिए। यही बैलेंसिंग का, केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग का मेन फंडा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा 4 पॉइंट इट मस्ट बी मॉलिक्यूलर। हमेशा हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, हमेशा हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे। चलिएगा इसको समझने के लिए हम नीचे वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। ये लाइन थोड़ा सा टफ लग रही होगी फोर्थ पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे KClO3 इज इक्वल टू KCl+3 और ये O लिखा हुआ है। अब ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया गया है कि KClO3 तो एक मॉलिक्यूलर का फॉर्म है, मॉलिक्यूल है एक, और KCl भी एक मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है। क्योंकि बच्चों आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए थे द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, यानी कि ऑक्सीजन आपका डायएटोमिक होता है, इसलिए यहाँ पर O2 होना चाहिए। इसका शुद्ध रूप हमें नीचे मिलेगा, ये देखिएगा नीचे 1.2.3 में, जिसमें बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिया गया है 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl+3O2। यहाँ पर O2 ले लिया गया, तो यहाँ पर बच्चे पूछते हैं ना कि सर यहाँ पर O की जगह O2 क्यों आया है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा बच्चों कि ये आपका बायोमोलिकुलर है या इसकी एटोमिसिटी जो है ना वो 2 है। क्लियर हुआ बच्चों? इसके बाद यहीं से शुरुआत होती है बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। जब भी हम देखते हैं कि हमारे नंबर्स ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट कम ज़्यादा हैं तो उनको हम एक कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सिलेबस में बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड का एक दिया गया है तरीका बैलेंस करने का। आगे का जो हाफ इलेक्ट्रॉन आयन मेथड होता है वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट आपके सिलेबस में अभी हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। बैलेंसिंग के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आप देख सकते हैं बैलेंसिंग के बारे में। आगे देखेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है केमिकल इक्वेशन टेल्स अस द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर नेम बताती है केमिकल इक्वेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। जैसे ये एग्जांपल में दिया गया है CaCO3 यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आ गया है कि केमिकल इक्वेशन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। तो केमिकल इक्वेशन हमें बताती है, पहला पॉइंट देखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेम के बारे में। जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट होता है तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है इट कन्वेज टू टेल्स अस रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है कि जिंक का एक मॉलिक्यूल H2SO4 के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में देखेंगे द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताता है। जैसे कि आप देखेंगे कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक्चुअली में ये 2 और 3 नंबर्स जो होते हैं ना वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि मोल्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक मोल्स के ऊपर भी
एक वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में रिलेटिव मास के बारे में चर्चा की गई है कि कितना ही हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मास है और कितना हमें प्रोडक्ट का मास मिलेगा। ये फॉलो करता है आपका मास कंजर्वेशन का रूल। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में चर्चा की गई है कि कितने वॉल्यूम हमने रिएक्टेंट लिया है और हमें कितना वॉल्यूम प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट में ये बता रहे हैं बच्चों कि केमिकल इक्वेशंस हमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। कुछ भैया केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस भी हैं, तो अभी देखते हैं। नंबर 1 लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये यहाँ पर देखिएगा, ये हेडिंग दी है लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पर ये दिया है इसके बारे में, इट डज नॉट टेल्स एनी अबाउट द फिजिकल स्टेट के बारे में ये कुछ भी नहीं बताती है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैसेस स्टेट में आता है पुराने टाइम में। लेकिन अब नए टाइम में हम सॉलिड, लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पूरा लिखते हैं। In case where instead of pure solid compound solution are used, it does not tell whether these solutions are concentrated और dilute के बारे में कुछ भी नहीं बताते कि कौन सी चीज़ हमने कंसनट्रेट ली है, कौन सा एसिड डाइल्यूट लिया है, ठीक है ना। इसके बाद कोई भी रिएक्शन का टाइम वगैरह नहीं बताती है कि कितना टाइम लिया किस रिएक्शन ने करने में, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन के बारे में जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालाइज जो भी यूज हुए हैं। कैटालाइज तो जानते ही हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो रिएक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बढ़ाते ही हैं, स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन कुछ कैटालाइज्ड रेट को कम भी करने के काम में आते हैं। इट डज नॉट कन्वे एज इंफॉर्मेशन अबाउट द हीट। अच्छा, ये भी नहीं बताती कि किसी रिएक्शन में कितनी हीट इन्वॉल्व हुई और कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है ना, कितनी पैदा हुई और कितनी उसमें यूज हो गई, ठीक। अब देखते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने यहाँ पर फिजिकल स्टेट को मेंशन किया है, जैसा कि एग्जांपल में देख पा रहे होंगे आप। जिंक के आगे हमने एस लिखा है, दैट इज एस रिप्रेजेंट ऑलवेज द सॉलिड स्टेट ऑफ जिंक। और H2SO4 के आगे हमने लिखा है एक्वस, दैट इज एक्वस का मतलब होता है बच्चों कि H2SO4 पानी में घोला गया है। एक्वस सॉल्यूशन को हमेशा हम AQ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ZnSO4 का ये एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और हाइड्रोजन के आगे G लगाने का मतलब है गैसियस फॉर्म। सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ए गैस प्रोड्यूस इन ए रिएक्शन कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड। गैस के लिए हमेशा हम ऊपर की तरफ एरो लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हमेशा हम डाउनवर्ड की तरफ एरो लगाकर उसे इंडिकेट करेंगे। जैसा कि आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल Zn+H2SO4 में हाइड्रोजन गैस के लिए ऊपर की तरफ एरो लगाया गया है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल NaCl+AgNO3 में AgCl के आगे डाउनवर्ड एरो लगाया गया है, जो कि ये बताता है कि ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही मेंशन करा चुका हूं। प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच हैज फॉर्म्ड इन केमिकल इक्वेशन एंड सेटल डाउन ऑन द बॉटम। केमिकल रिएक्शन के दौरान इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो पैदा होता है, जो तली में बैठ जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने यहाँ पर बात करी है कि हम यहाँ पर इसे डाइल्यूट और कंसनट्रेट लगा करके एसिड की पावर या स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे H2SO4 के आगे DIL लिखा है, यानी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा पानी की मात्रा ज़्यादा और एसिड की मात्रा कम। कंसनट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु या पतला, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जिसमें कुछ कंडीशंस को यहाँ पर एरो के ऊपर और नीचे लिखा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हीट और MnO2। MnO2 यहाँ पर एज कैटालाइस्ट यूज किया है और हीट का मतलब है KClO3 को हमने जब गर्म किया तो वो KCl और ऑक्सीजन में टूट गया है। हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग। अच्छा, इसके बाद अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट जनरेट होती है, हीट पैदा होती है, तो वहाँ पर हम हीट को दिखाने के लिए प्लस Q KJ, Q यहाँ पर एक अमाउंट होगा जो नंबर के फॉर्म में आपको मिलेगा। KJ का मतलब किलो जूल, इट इज़ द यूनिट ऑफ हीट। और अगर आपकी एंडोथर्मिक है, अगर आपकी रिएक्शंस में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस QJ से इस हीट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद राइटिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आ जाता है। बैलेंसिंग करने का मैंने आपको बता ही दिया था, हिट एंड ट्रायल मेथड है। और हिट एंड ट्रायल मेथड में हम कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई कर करके देख पाएंगे कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हुए या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड दो मेंशन करे गए हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा दिया है बच्चों पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड जो है वो 11th क्लास में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की।
ठीक है ना। तब 11th क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड ही दिया गया है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर, बैलेंसिंग के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका ये सेगमेंट ख़त्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनके आंसर्स दिए हैं बच्चों, जो आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था बच्चों, और इसी तरह से मैं आपके सारे वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र को, अपने चाहने वालों को और 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, जिससे उन सभी लोगों का भला हो सके जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो मेरे वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकते हैं। मैं